नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सराहना। प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में लागू करने का आह्वान। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा के लिए होंगे पेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत चीन संबंधों पर लोकसभा में देंगे वक्तव्य। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। आज होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सीएम का नाम आ सकता है सामने। एकनाथ शिंदे ने कही हर तरह से समर्थन की बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। और वीर सावरकर के अपमान को लेकर पुणे की विशेष अदालत में आज राहुल गांधी की पेशी। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह की आज से शुरुआत होगी। आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में 2 विधेयक बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 और रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगी। विधेयक के माध्यम से बैंक से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन होंगे। विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में और संशोधन करेगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। राज्यसभा में 2 विधेयक तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र से संबंधित विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चीन के साथ भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम पर बयान देंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग में की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र भी दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने भारत की दोहरी एआई शक्ति अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर बल दिया।
इधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्पीड़न और अत्याचार का मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश जारी है और इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आज राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बांग्लादेश में पुलिस ने रविवार को भारत जाने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के 83 सदस्यों को बेनापोल सीमा चौकी से वापस भेज दिया। हालांकि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थे। मीडिया के अनुसार बांग्लादेश पुलिस ने संदिग्ध यात्रा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाह पर पहुंचे थे। वे बेनापोल पेट्रापोल क्रॉसिंग के माध्यम से भारत जाना चाहते थे। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चटगांव के 70 अल्पसंख्यक वकीलों और 2 पत्रकारों पर क्रूड बम विस्फोट सहित मनगढ़ंत आरोप लगाने वाले झूठे मामले की निंदा की है। परिषद ने यह भी मांग की है कि बांग्लादेश सरकार और कानून प्रवर्तन अधिकारी झूठे मामले को तुरंत वापस लें और वकीलों और पत्रकारों को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गंभीर हमले हो रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ और देवी देवताओं की प्रतिमाओं तथा मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। भारत समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक प्रार्थना हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान को लेकर आज राउस एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान के जरिए मानहानि करने का आरोप लगाया था। आतिशी ने बयान दिया था कि बीजेपी ने केजरीवाल नेतृत्व तत्कालीन सरकार को गिराने के लिए आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से संपर्क कर पैसे देने की पेशकश की थी। वहीं महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदुत्व के विचारक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि लंदन में मार्च महीने में गए राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में वीर सावरकर का अपमान किया था। इधर हिमाचल प्रदेश भाजपा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ 7 दिसंबर से अपना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। ये जानकारी सिरमौर जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए थे, सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। आज डिपुओं में राशन गायब है, सीमेंट के रेट महंगे हो गए हैं। मेरा ये कहना कि हर मोर्चे पे ये फेल सरकार जो है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा। 7 तारीख से लेके अगले 3-4 दिन तक लगातार हर जिला में इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहा है।
और बात करते हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर रेलवे की एसी कोचों में यात्रियों को साफ चादर, तकिया और कंबल प्रदान किए जाते हैं। पहले कंबलों की धुलाई 3 महीने में एक बार होती थी, जिसे अब 15 दिनों में किया जा रहा है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा बेडरोल की मैकेनाइज्ड धुलाई की जाती है। हर चादर और तकिया कवर को उपयोग के बाद धोकर और प्रेस करके पुनः इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज में जो कपड़ा है, जो लिनन है, उसको कैसे धोया जाता है? बहुत बार बात की जाती है कि साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं पता करने के लिए कि किस तरीके से इतनी बड़े रेलवेज में सफाई अभियान होता है, किस तरीके से साफ किया जाता है लिनन को, उसका जो कपड़ा है उसको साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा एक इनका ये काम है, होता है, यहाँ पे सफाई होती है, पूरा वॉशिंग होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका प्लेस। और बात करने के लिए खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CPR और नॉर्दर्न रेलवेज के सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम है प्लेस, यहाँ पे कितना क्वांटिटी इस वक्त आप लोग सफाई करते हैं एक दिन में? देखिए, उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लिनन सेट साफ किए जाते हैं। तो आनंद विहार इस टर्मिनल स्टेशन पर हम प्रतिदिन 17,500 17500 लिनन सेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेन में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पे वॉशर कम एक्सट्रैक्टर है, सुखाने की मशीन है, प्रेस का भी मशीन है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये कितना टाइम लगता है एक लिनन को साफ होने? देखिए, सिर्फ धुलाई में उसमें 40 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उनको आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। इस्त्री करने के बाद वाइटोमीटर पर टेस्ट किया जाता है उनकी वाइटनेस को। वाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर बताइए कि कितना उसका पैमाना है? देखिए, मेहनत का फल है वाइटोमीटर। तो जैसे हम लिनन साफ़ कर रहे हैं तो लिनन में सफाई कितनी हो पाई है ये वाइटोमीटर बताता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इन लोगों का, सफाई से पहले पिक से लेने से, जो ट्रेन से लेना, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी सफाई है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उन्होंने लगा के रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है पूरे देश में, नॉर्दर्न रेलवेज में ये सारी सिस्टम, ये प्रक्रिया जारी है। आनंद विहार में है, निजामुद्दीन में है, और कोशिश की जा रही है कि इस जो पूरा सिस्टम है इसको और बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। वो कोशिश करती है कि किस अच्छे से अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। क्या आप मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी को 40 साल पूरे हो गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी और इसी वजह से 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। देखिए डीडी न्यूज की खास रिपोर्ट। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से निकली जहरीली गैस कितनी भयावह रही होगी। ये भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी है। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 40,000 थी। इतना भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब कि रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है जो इस दंश को झेल रही है और पुरानी पीढ़ी में तो गंभीर बीमारियां, किडनी है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो ही रही हैं, पर इसके अलावा जो आज की जो तीसरी पीढ़ी है अब उनमें भी उस तरह के लक्षण जो है आने शुरू हो गए हैं। शारीरिक मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है। वहीं मोदी सरकार के प्रयासों के तहत भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना से जोड़ा जा चुका है। बड़ी संख्या में गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं। जो रह गए हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी जारी है।
पहले गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज के लिए भोपाल के गैस राहत अस्पतालों पर ही निर्भर रहना होता था, लेकिन अब वे आयुष्मान योजना के जरिए देश के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज, अपना इलाज करा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हादसे के दौरान भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसीय बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। भोपाल में हुई ये गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी। इसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अब तक नवंबर माह में सबसे कम बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पर्यावरण में आए इस बदलाव के कारण कई पर्यटक बिना बर्फबारी देखे ही मायूस लौट रहे हैं। इसका प्रभाव कुल्लू के पर्यटन उद्योग पर भी दिखाई पड़ रहा है। कुल्लू मनाली में इन दिनों बाहरी राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी ना होने के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। अक्टूबर नवंबर जो हमारा है वो काफ़ी ड्राई गया है और उस वजह से जो है हमारा टूरिस्ट इनफ्लो जो है वो इतना पिकअप नहीं कर रहा है। आने वाले समय में जो है जल्दी हमें स्नोफॉल जो है देखने को मिलेगा और आई एम श्योर कि जो ये टूरिस्ट हैं उसका इनफ्लो भी बहुत जल्दी पिकअप करेगा। वहीं पर्यटन उद्योग में काम कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि कुल्लू में पिछले 2 से 3 साल से अक्टूबर नवंबर में बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है। टूरिस्ट हमारे यहाँ कुल्लू मनाली आते हैं तो वो कहीं ना कहीं बर्फ देखने ही आते हैं, जबकि इस साल भी हम देख पा रहे हैं कि बर्फ अभी तक नहीं पड़ी और ये भी अब नवंबर मंथ आपका खत्म ही हो चुका है और दिसंबर में भी अभी ऐसे ही आसार लगे तो कहीं ना कहीं जो भी इंडस्ट्री से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको नुकसान काफी होगा। बर्फबारी नहीं हुई है यहाँ पर, इस कारण से जो है पर्यटक कम संख्या में जो है कुल्लू मनाली की ओर आए हैं। पर्यटकों की संख्या कम होने से जो है मतलब पर्यटक कारोबार पर जो है काफी कमी आई है। इधर उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन भव्य रूप से करने में जुटी हुई है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्ध कुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करचना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करचना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। अब बात चक्रवात फेंजल की। चक्रवात फेंजल कमजोर पड़कर गहरे दबाव में बदल गया है। चक्रवाती तूफान फेंजल पिछले 6 घंटों के दौरान 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। चक्रवात फेंजल की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित हुए हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु पर चक्रवाती तूफान का व्यापक असर पड़ा है। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में 3 दशकों में सबसे अधिक 48.6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
फेंजल के कारण हुई भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम, कुडालोर, वेल्लोर और रानीपेट जिलों में भी स्कूलों और कॉलेज बंद हैं। पुडुचेरी के कई इलाकों में भीषण जलभराव के कारण सैकड़ों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में घुस गया है और सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बचाव अभियान चला रहे हैं। पुडुचेरी में विस्थापित लोगों को आश्रय देने के लिए लगभग कई राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पेड़ों के उखड़ जाने से बिजली और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं। तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उधर आंध्र प्रदेश में भी चक्रवात फेंजल का असर देखने को मिला। विशाखापट्टनम में भी समुद्र तट पर ऊंची लहरें और तेज हवाएं देखी गई। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। IMD द्वारा रेड अलर्ट जारी होने के बाद केरल के वायनाड में सभी शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। IMD ने केरल के 4 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल पहाड़ी पर हुए भारी भूस्खलन के बाद NDRF टीम बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक तिरुवन्नमलाई निगम सीमा के VOC नगर में 11वीं स्ट्रीट पर स्थित घरों पर भूस्खलन के कारण चट्टानें गिर गईं, जिसमें 7 लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही बचाव अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तिरुवन्नमलाई जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पूर्ण और बिना शर्त माफी वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का तर्क है कि हंटर को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह उनके बेटे हैं। हंटर बाइडेन को अवैध तरीके से बंदूक रखने और झूठे बयान देने के जुर्म में सजा का 4 दिसंबर को ऐलान होना था। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बेटे हंटर को किए गए जुर्म में फंसे हुए उसे माफ कर दिया। इस तरह जो बाइडेन अपने उस वादे से पीछे हट गए जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने राष्ट्रपति रहते हुए अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे को 2018 में बंदूक खरीद से संबंधित 3 अपराधों के लिए डेलावेयर फेडरल कोर्ट में दोषी पाया गया था। हंटर बाइडेन पर कैलिफोर्निया में फेडरल टैक्स आरोपों पर भी सजा सुनाई जानी थी। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।